नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर कैराना की। जी, कैराना। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यहाँ की मुस्लिम राजनीति कैसे बदली है उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये गन्ने के खेतों और पुरानी हवेलियों वाला इलाका तो है ही, लेकिन यहाँ की राजनीतिक नब्ज भी काफी तेज है। बिल्कुल। सालों से हिंदू मुस्लिम साथ रहे हैं, पर राजनीति ने कई बार यहाँ का माहौल बदला है ना? सही कहा। और जो जानकारियां हैं हमारे पास, उनका मकसद भी यही है कि आज़ादी के बाद से अब तक मतलब क्या-क्या मोड़ आए हैं यहाँ की सियासत में। हाँ, समझना जरूरी है। ये एक दिलचस्प सफ़र है जो शायद पूरे देश की राजनीति का एक छोटा-सा आईना भी दिखाता है। वो चलिए शुरू से देखते हैं। आजादी के बाद क्या स्थिति थी? जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय ज्यादातर कांग्रेस के साथ था। जी हाँ, शुरुआत में ऐसा ही था। स्थानीय निकाय हों या विधानसभा, उनकी भागीदारी बड़ी थी और फोकस भी शिक्षा और व्यापार पर था। लेकिन फिर 90 का दशक आया हम्म। और चीजें बदलीं। हाँ, वो दौर ही अलग था। मतलब मंडल कमंडल की राजनीति। जाति और धर्म। हाँ, और फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस। इन सब घटनाओं ने, जैसा कि पता चलता है, समीकरण बदल दिए। सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। और मुस्लिम राजनीति भी थोड़ी संगठित हुई। बिल्कुल, ज्यादा संगठित हुई। सपा, बसपा जैसी पार्टियां सामने आईं। मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाने की कोशिशें तेज हुईं। तो मतलब कैराना की राजनीति सिर्फ जाति या नेता के चेहरे से हटकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का अखाड़ा बन गई। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से वो ध्रुवीकरण का एक अहम केंद्र बन गया। फिर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। उनका असर तो यकीनन बहुत गहरा पड़ा होगा। जानकारी क्या कहती है इस बारे में? काफी गहरा, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दंगों ने तो जैसे राजनीतिक हवा का रुख ही मोड़ दिया। कैसे? मुस्लिम समुदाय ने मतलब काफी हद तक एकजुट होकर उन पार्टियों का साथ दिया जो बीजेपी के खिलाफ थी। एक तरह की गोलबंदी हुई। हाँ, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी हिंदू वोटों को लामबंद किया। ये जो बंटवारा था वो 2014 और फिर 2017 के चुनावों में साफ दिखा। ये बातें स्रोतों में दर्ज हैं। फिर 2016 में एक और बड़ा मुद्दा आया, हिंदू पलायन वाला। बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने ये दावा किया था। जी हाँ, और ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। इस पर तो अलग अलग बातें थी, है ना? बिल्कुल। कुछ लोगों ने इसे, जैसा कि जानकारी है, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश माना। हाँ। वहीं कई रिपोर्ट्स में ये भी आया कि पलायन के पीछे आर्थिक वजहें थीं, मतलब रोजगार, बेहतर मौके वगैरह। तो असल वजह चाहे जो भी हो, इसने ध्रुवीकरण को और बढ़ाया ही होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसने राजनीतिक खाई को और गहरा कर दिया। फिर हुकुम सिंह के निधन के बाद 2018 में उपचुनाव हुआ। वो भी काफी अहम था। बहुत अहम। एक तरफ उनकी बेटी मृगांका सिंह बीजेपी से, और दूसरी तरफ विपक्ष की साझा उम्मीदवार तबस्सुम हसन। और तबस्सुम हसन जीत गई। हाँ, और उनकी जीत को, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, मुस्लिम वोटों की ताकत और बिखरे विपक्ष की एकता के संकेत के तौर पर देखा गया। मतलब एक संदेश गया कि अगर विपक्ष एक हो तो नतीजे बदल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं मौजूदा सांसद इकरा हसन चौधरी पर। उनका सफर भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। जी। जानकारी बताती है कि 2016 में जिला पंचायत चुनाव हारी। फिर 2022 में जब उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे, तब उनके लिए प्रचार किया और जीत दिलाई। हाँ, वो चुनाव काफी चर्चा में रहा था। और फिर 2024 में सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंची। बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हराया, करीब 59,000 वोटों से। और संसद पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की मुस्लिम महिलाओं में से एक बनी। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से। और सांसद बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं भी जिक्र करने लायक हैं। यहाँ हैं उनकी प्राथमिकताएं। हाँ, महिलाओं की तालीम, गांवों का विकास, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन पर उनका जोर है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। हाँ, उन्होंने संसद में भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। हाँ, जैसे शिक्षा बजट में भेदभाव का आरोप और इतिहास की किताबों से कुछ हिस्से हटाने पर चिंता जताई है। ओके। उनकी सोच भी, जैसा पता चलता है, यह है कि सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और युवा नेता सकारात्मक बदलाव लाएं। उनकी सादगी और लोगों से जुड़ाव की भी बात होती है। जी हाँ, उसने भी उन्हें लोकप्रिय बनाने में मदद की है। तो आज कैराना की सियासत कहाँ खड़ी है? क्या अभी भी ध्रुवीकरण ही सबसे बड़ा मुद्दा है या विकास की बातें भी हो रही हैं? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि राजनीति अब विकास बनाम ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब दोनों बातें चल रही हैं। हाँ, विकास के वादे भी हैं, लेकिन वो जो सांप्रदायिक पहचान वाला आधार है वो अभी भी बहुत मजबूत है, कमजोर नहीं पड़ा है। और मुस्लिम समुदाय? वो अब शिक्षा, रोजगार,
सुरक्षा जैसे बुनियादी मसलों पर ज्यादा मुखर हो रहा है। कई युवा नेता जैसे इकरा हसन वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं। तो ये एक जटिल तस्वीर है। बहुत जटिल। कैराना की राजनीति जैसा इन स्रोतों से उभरता है, काफी उलझी हुई कहानी है। इसमें एकता भी है, टकराव भी है और उम्मीदें भी हैं। ये एक तरह से भारत के लोकतंत्र की अपनी जटिलता और जीवंतता को दर्शाती है। तो हमने देखा कि कैराना की राजनीति कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत, सामाजिक बदलाव और राष्ट्रीय राजनीति के असर से बनी एक पेचीदा, बदलती हुई तस्वीर है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन जानकारियों से ही उपजता है क्या? कि क्या इकरा हसन जैसे नई पीढ़ी के नेता, जिनका जोर विकास के मुद्दों पर दिख रहा है, क्या वो वाकई कैराना और ऐसे दूसरे इलाकों में जो गहरी जड़ें जमा चुका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उसकी कहानी को लंबे समय में बदल पाएंगे? ये वाकई एक अहम सवाल है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा।